योशिजो सीमेंट के थैले खाली कर रहा था। अपने शरीर के अधिकतर अंगों को वह किसी तरह सीमेंट की धूल से बचाए हुए था, लेकिन उसके केशों और मूंछों पर एक मोटी पपड़ी जम गई थी। वह अपनी नाक साफ करके सीमेंट की उस पपड़ी को निकालने के लिए अकुल रहा था, जिसके कारण नासापुटों के भीतर बाल सलाख से कड़े हो गए थे। लेकिन सीमेंट घोलने का यंत्र हर मिनट में 10 खेप तैयार करके फेंक रहा था और उसे भरते रहने में ढील की कोई गुंजाइश नहीं थी। योशिजो का काम का दिन 11 घंटे का था। इसके दौरान उसे एक बार भी ढंग से नाम साफ करने का अवसर न मिलता। जब थोड़ी देर की दोपहर की छुट्टी में उसे भूख लगी होती तो वह जल्दी जल्दी किसी तरह कौर निगलता रहता। उसे आशा थी कि तीसरे पहर के कुछ देर के विश्राम में उसे अवसर मिलेगा, लेकिन जब उसका समय आया तो उसने पाया कि उस बीच सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे पहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे पहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट बन गई है। दिन किसी तरह पूरा हो रहा था। थकान से उसकी बाहें शिथिल हो चुकी थीं और थैले ढोने के लिए उसे पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। एकाएक थैला उठाते समय उसने देखा, सीमेंट में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा है। क्या हो सकता है यह? उसे कुतूहल हुआ, लेकिन कुतूहल शांत करने के लिए काम की गति धीमी नहीं की जा सकती थी। हड़बड़ाकर उसने नपाई के चौखटे में सीमेंट भरा और उसे मिलाने के खांचे में डाल दिया। बेलचा उठाकर वह फिर सीमेंट ढोने लगा। मन ही मन डिब्बा उठाया और अपने लबादे की जेब में डाल लिया। अरे मारो गोली, वजन तो कुछ नहीं है उसमें, और जो हो सो हो, पैसा तो ज्यादा नहीं होगा। इस तनिक सी देर से भी वह अपने काम में पिछड़ गया था और अब उसे दुगुनी तेजी से सीमेंट ढोकर मशीन में डालना पड़ा। स्वयंचालित यंत्र की तरह उसने एक और थैला खाली किया और नपाई के नए खांचे में सीमेंट भरने लगा। अंत में मशीन की रफ्तार कुछ धीमी हुई और फिर वह रुक गई। योशिजो के उस दिन की छुट्टी का समय आ गया। यंत्र से लगी हुई रबर की नली को उसने उठाया और मुंह हाथ धोने का हल्का सा उपक्रम किया। फिर उसने अपने नाश्ते का डिब्बा गले में टांग लिया और अपनी कोठारी की ओर चल पड़ा। एक ही विचार उसके मन पर छाया हुआ था, पेट में कुछ भोजन पड़ना चाहिए, और उससे भी जरूरी यह कि तेज साके शराब का गिलास मिल जाना चाहिए। वह बिजली घर की इमारत के सामने से गुजरा। उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था और अब जल्दी ही उन्हें बिजली मिलने लगेगी। सुदूर क्षितिज पर सांझ के धुंधलके में कैरा पर्वत शिखर की बर्फ चमक उठी थी। योशिजो के पसीने से लथपथ शरीर में सहसा एक कंपकंपी दौड़ गई थी और वह ठंड से सिहर उठा। जिस रास्ते वह चल रहा था उसके किनारे किनारे किसी नदी बह रही थी। दूधिया झाग के नीचे से एक घरघराहट उसकी तेज गति का संकेत दे रही थी। ऐसी की तैसी, योशिजो ने सोचा, हद है, बस हद है। उस औरत के फिर बच्चा होने वाला है। उसका ध्यान कोठरी में कुलबुलाते 6 बच्चों की ओर, जाड़ों का अंत होते न होते कत जन्म लेने वाले 7वें बच्चे की ओर, अपनी घरवाली की ओर गया, जो धड़ाधड़ एक के बाद एक बच्चा जनती चली जा रही है। एक गहरी उदासी उस पर छा गई। अब सोचो, वह मन ही मन बुदबुदाया, राज की 1 येन 90 सेन मजदूरी मिलती है, जिसमें से फी पड़ी 50 सेन के हिसाब से दोपरी चावल लेने होते हैं। फिर रहने सहने का खर्च रोज का 90 सेन हो जाता है। 1.90 तो इसी में गया। अब शराब के लिए कुछ कहाँ से बच रहेगा। एकाएक उसे जेब में पड़े डिब्बे की याद आई। डिब्बा निकालकर उसने अपनी पतलून की पिछाड़ी पर रगड़कर उसका सीमेंट साफ किया। डिब्बे पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन वह सावधानी से मुहरबंद किया गया था। भला ऐसे डिब्बे को कोई मुहरबंद क्यों करना चाहेगा? वह जो भी हो, बुझावल का शौकीन जान पड़ता है। सड़क के किनारे के पत्थर पर पटकने पर भी डिब्बे का ढक्कन नहीं खुला।
गुस्से में योशिजो ने उसे सड़क पर डालकर एड़ियों से कुचलना शुरू किया। अंत में डिब्बा टूट गया। कपड़े के चिथड़े में लिपटा हुआ एक कागज देखकर योशिजो ने उठा लिया और पढ़ने लगा। मैं नोमुरा सीमेंट कंपनी में मजदूरी करती हूँ। मेरा काम सीमेंट के थैले सीना है। जिस नौजवान से मेरी सगाई हुई थी वह भी उसी कंपनी में काम करता था। उसका काम था पिसाई की मशीन में पत्थर झोंकना। 7 अक्टूबर की सुबह जब वह एक बड़ा ढोका मशीन में डालने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर कीचड़ में फिसला और पत्थर के साथ ही वह मशीन में गिर गया। उसके साथियों ने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा न निकला। डूबते आदमी की तरह वह पत्थर के साथ ही धंसता चला गया। पत्थरों के साथ ही उसका शरीर भी मशीन में पिस गया और दूसरी तरफ चूरा बाहर फेंकने के लिए पाइप में से गुलाबी चूरा बनकर निकला। यह चूरा भी ढुलाई वाली पेटी के सहारे महीन पीसने वाली चक्की में पहुंच गया और उसके इस्पात के पाटों के नीचे चला गया। मुझे लगा पिसाई के दौरान भी वे मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। वहां से चूरा भट्टी में पहुंचा और पककर सीमेंट के रूप में तैयार होकर निकल आया। उसकी हड्डियां, उसका मांस मज्जा, उसका मन सब पिसकर चूरा हो गए थे। हाँ, मेरा पति थोड़ा सा सीमेंट भर बनकर रह गया था। बचा था सिर्फ उसकी पोशाक का एक चिथड़ा। आज दिन भर मैं वे थैले सीती रही हूँ जिनमें उस खेप का सीमेंट भरा जाएगा। उसके सीमेंट बनने के दूसरे ही दिन मैं यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे पूरा करके मैं इस खेप के एक थैले में डाल दूंगी। क्या तुम जो भी इस देखोगे मजदूर हो? अगर तो मेहरबानी कर कह मुझे जवाब देना। इस थैले का सीमेंट कहाँ काम आ रहा है? मैं जानना चाहती हूँ कुल कितना सीमेंट उससे बना और सबका सब एक ही जगह काम आया या अलग अलग। क्या तुम पलस्तर करने वाले हो या राजमिस्त्री? मैं नहीं चाहती कि वह किसी थिएटर के गलियारे या किसी बड़े भवन की दीवार का हिस्सा बन जाए। लेकिन ऐसा होना रोकने के लिए मैं कर क्या सकती हूँ? अगर तुम मजदूर हो तो यह सीमेंट किसी ऐसी जगह में मत लगाना। लेकिन फिर सोचती हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा। जहाँ चाहो यह सीमेंट लगा देना। जहाँ भी वह लग जाएगा, लगन से अपना काम पूरा करेगा। वह था ही नेक और ईमानदार और जहाँ भी उसका भाग्य उसे ले जाएगा वहाँ अपना काम पूरे मन से करेगा। उसका दिल बहुत नरम था, लेकिन साथ ही वह तगड़ा और साहसी भी था। अभी बिल्कुल जवान था, 25वां साल लगा ही था। मुझे यह भी जानने का अवसर नहीं मिला कि वह मुझसे कितना प्रेम करता है और अब मैं उसके लिए कफन सी रही हूँ। कफन क्या, सीमेंट का थैला सी रही हूँ। दाह घर की जगह वह भट्ठी में झोंका जाएगा, लेकिन उससे विदा लेने के लिए मैं उसकी कब्र तक कैसे पहुंचूंगी? क्योंकि मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ दफनाया जाएगा, पूरब या पश्चिम, दूर या पास कहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चिट्ठी का जवाब जरूर देना। तुम अगर मजदूर हो तो जवाब तो दोगे ना? और उसके बदले में मैं उसकी पोशाक के कपड़े का एक टुकड़ा तुम्हें देती हूँ। हाँ, यही टुकड़ा है जिसमें चिट्ठी लपेटी गई है। उसके पत्थर का चूरा, उसके शरीर का पसीना सब इसी कपड़े में है। जो पोशाक पहनकर वह मुझे सीने से लगाता था वह कितनी कड़ी होती थी। उसकी कौली, उसका कुल यह टुकड़ा ही बचा है। मेरे लिए इतना तो कर दोगे ने? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाल रही हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे यह जरूर बता देना कि यह सीमेंट किस दिन काम आया, कैसी जगह लगाया गया और उसका ठीक पता क्या है। और अपना नाम पता भी लिख देना। और तुम भी सावधानी से रहना, अपना ख्याल रखना, रखोगे ना? नमस्कार। बच्चों का हुड़दंग एक बार फिर योशिजो के आसपास घिर आया था। एक बार फिर उसने चिट्ठी के अंत में दिया हुआ नाम और पता पढ़ा और फिर एक ही घूंट में चाय का वह प्याला खाली कर गया जिसमें उसने अभी अभी साके शराब भरी थी। मैं नशे में धुत हो आऊंगा, उसकी घरवाली ने कहा। तो आपके पास नशा करने की सहूलियत है। और बच्चों का क्या होगा?
योशिजो ने घरवाली के बढ़े हुए पेट की तरफ देखा और उसे 7वें बच्चे की बात याद हो आई।